एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। ज्योग्राफी की कॉन्सेप्ट क्लासेस की सीरीज में आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं सोलर सिस्टम। बेसिकली ज्योग्राफी का ये पहला चैप्टर होता है। आज हम इसको कवर करेंगे बहुत ही डिटेल में, और यहाँ पे मैंने बहुत सारी इमेजेस ली हैं जिससे कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आए। और इससे क्वेश्चन CHSL 2024 में भी पूछा गया था और CGL 2024 के एग्जाम में भी पूछा गया था। क्वेश्चंस तो हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थ्योरी वाला पार्ट पूरी तरीके से कवर करेंगे। चलिए फिर बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी ये जो हमारा ब्रह्मांड है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कैसे अस्तित्व में आया, यानी कि कैसे ये हमारे यूनिवर्स एग्जिस्टेंस में आया, इसको हम सबसे पहले देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे यूनिवर्स के ओरिजिन की बात करें तो इसके लिए सबसे ज़्यादा फेमस है बिग बैंग थ्योरी। अब इसको ना समझने के लिए आपको सबसे पहले एक एनिमेशन देखना है। बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड आपको बहुत सारे एनिमेशन देखने को मिलेंगे। ऐसा माना जाता था कि हमारा जो यूनिवर्स है उसमें जो भी मैटर है, जो भी एनर्जी है, वो एक सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता था, जिसको पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहते हैं। और वहाँ पे जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ तो उसमें एक्सप्लोजन आया, और तब जाके आज की जो चीज़ें आप देखते हैं ये सब एग्जिस्टेंस में आई। तो ये सारी जो चीज़ें हुई थी ना, ये हुई थी 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा था ये सारी चीज़ें होने में। यहाँ पे भी आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि सारी चीज़ें ना एक सिंगल जगह पे एग्जिस्ट करती थी, लेकिन इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से और इसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से इसमें एक्सप्लोजन आता है और बहुत सारे डेवलपमेंट के स्टेजेस आते हैं, तब जाके आज का आपको जो यूनिवर्स दिखाई देता है वो एग्जिस्टेंस में आता है। वैसे ये सारी चीज़ें ना बहुत ही अमेजिंग हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि कैसे हमारा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करता था। यही है बिग बैंग थ्योरी। सारी चीज़ें एक सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करती थी। आप इसको देख सकते हैं, बहुत ही छोटा सा पॉइंट था जिसको पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी कहते थे। इसमें बहुत ज़्यादा डेंसिटी बढ़ने की वजह से, बहुत ज़्यादा इनफाइनेटली हॉट टेम्परेचर होने की वजह से एक्सप्लोजन हो जाता है और सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आती हैं। This theory says that all matter and energy in the universe was compressed into an extremely small volume that exploded and began expanding in all direction। इसी की वजह से हमारे यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड का ओरिजिन हुआ था, और इसी को कहा जाता है एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। अब इसको एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी क्यों कहते हैं? क्योंकि आप ना इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे कि सारी चीज़ें सिंगल पॉइंट पे एग्जिस्ट करती थी, लेकिन जब एक्सप्लोजन हुआ तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेजेस थे डेवलपमेंट के। और आज भी कहा जाता है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो एक्सपैंड कर रहा है, यानी कि गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है ना वो इंक्रीज करता जा रहा है। तो इस वजह से इसको कहते हैं एक्सपैंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। इसका आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे कि आप दो बलून्स लीजिए या कोई भी बलून लीजिए, उस पर आप 2 पॉइंट मार्क करेंगे, और जैसे जैसे आप उस बलून को इन्फ्लेट करेंगे, फुलाते जाएंगे ना, तो वो जो पॉइंट आपने उस पर मार्क किया होगा, इनके बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा। तो इसी वजह से माना जाता है कि हमारा यूनिवर्स जो है ये भी एक्सपैंड कर रहा है, क्योंकि गैलेक्सीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बिग बैंग थ्योरी कितने ईयर्स पहले हुआ था, तो 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये तो बात हो गई यूनिवर्स की। अब यूनिवर्स जो है ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड है हमारा, और इसमें ना बहुत सारी गैलेक्सीज आती हैं। हम किस गैलेक्सी में रहते हैं? तो हम रहते हैं मिल्की वे गैलेक्सी में, जिसको कि आकाश गंगा गैलेक्सी कहते हैं। और एक जो गैलेक्सी होती है ना, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं, और सोलर सिस्टम में भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं। तो यानी सबसे बड़ा यहाँ पे होता है यूनिवर्स, इसके बाद यहाँ पे आता है गैलेक्सी, और इसके बाद यहाँ पे आता है सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में यहाँ पे आ जाते हैं प्लैनेट्स। तो ये एक तरीके से इनका ऑर्डर होता है। और आपसे ना क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि हम किस गैलेक्सी में रहते हैं, या फिर हमारा जो अर्थ है या हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में आता है। तो वो आता है मिल्की वे गैलेक्सी में। यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये है मिल्की वे गैलेक्सी और हमारा सोलर सिस्टम इसी में आता है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी गैलेक्सी के पास में कौन सी गैलेक्सी है,
तो हमारे गैलेक्सी के पास में एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, यानी ये बहुत ही ज़्यादा पास है मिल्की वे गैलेक्सी से। लेकिन कितने पास है? 2 मिलियन लाइट ईयर्स। अब लाइट ईयर्स किसकी यूनिट होती है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। इसी वजह से इसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। स्टडी ऑफ यूनिवर्स को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। नियरेस्ट गैलेक्सी अगर आपसे पूछा जाए कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसके पास में कौन सी गैलेक्सी है, तो ये तो आपने इमेज में देखा, यहाँ पे एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। इसके अलावा हम ये जो बिग बैंग थ्योरी पढ़ रहे हैं इतनी देर से, तो इसको दिया किसने था, बताया किसने था? तो इसको जॉर्ज लेमाइटर ने दिया था। कहीं कहीं पे इनको जॉर्ज लेमेथियर भी कहते हैं, तो प्रोनाउंसिएशन पे आपको नहीं जाना है। जॉर्ज लेमाइटर ने दिया था 1927 में। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि इन्होंने 1927 में बिग बैंग थ्योरी दिया था, लेकिन उस टाइम पे ना इसको ये बिग बैंग थ्योरी नहीं बोलते थे। बिग बैंग थ्योरी जो टर्म है ये किसी और ने क्वाइन किया था। जॉर्ज लेमाइटर ने 1927 में बिग बैंग थ्योरी को प्रपोज किया। इसके बाद इसी थ्योरी के बेसिस पे एडविन हबल ने 1929 में बताया कि हमारा यूनिवर्स जो है अभी भी एक्सपैंड कर रहा है, तो इन्होंने दिया था एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जब आपने ये गैलेक्सी वाला इमेज देखा था तो वहाँ पे मैंने आपको लाइट ईयर के बारे में बताया था। तो लाइट ईयर क्या होता है, तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं ना उनके डिस्टेंस का ये यूनिट होता है। अब सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए कि इसको हिंदी में आकाशीय पिंड कहते हैं, यानी कि आकाश में आपको जो चीज़ें दिख रही हैं ना उनको हम कह देते हैं कि ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना वो बहुत 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 ज़्यादा होता है। तो उसी को मेजर करने के लिए लाइट ईयर या फिर पार्सेक जो है इसको बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है क्लोजेस्ट स्टार टू अर्थ, यानी कि हमारी अर्थ से सबसे पास का जो स्टार है वो कौन सा है, तो सन। सन इज अ स्टार, क्लास 6 की बुक में भी ये दिया हुआ है। तो सन जो है ये एक स्टार है, क्यों है ये अभी हम देखेंगे। अगर ऑप्शन में सन नहीं दिया है तो सन के बाद वाला जो स्टार जो हमारी अर्थ के पास में है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि 1 पार्सेक कितना होता है और 1 लाइट ईयर कितना होता है। 1 लाइट ईयर जो होता है उसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर्स। इसके अलावा 1 पार्सेक जो है इसका मतलब होता है 3.26 लाइट ईयर्स। तो ये यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमने यूनिवर्स पढ़ लिया, गैलेक्सीज भी देख ली, बिग बैंग थ्योरी भी देख लिया। अब आपको यहाँ से देखना है फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारा ये जो सोलर सिस्टम है जिसमें हम 8 प्लैनेट्स पढ़ते हैं, एस्टेरॉयड हैं, कॉमेट्स हैं, क्यूपर बेल्ट है और एस्टेरॉयड बेल्ट है, यानी बेसिकली हमारा जो सोलर सिस्टम है सन के साथ जो सारे प्लैनेट्स हैं ये कब बने, कब ये एग्जिस्टेंस में आए, किसने इसको बताया, ये चीज़ हमें पता चलती है नेबुलर हाइपोथेसिस से। ये जो नेबुलर हाइपोथेसिस है इसको इमैनुअल कांट ने दिया था और इसको रिवाइज किया था लाप्लास ने। इस वजह से इसको कांट लाप्लास हाइपोथेसिस भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में कभी भी पूछा जाए कि सोलर सिस्टम का जो ओरिजिन है वो किस थ्योरी से माना जाता है और ऑप्शन में नेबुलर हाइपोथेसिस ना दिया हो तो घबराइएगा मत, इसको कांट लाप्लास हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इस हाइपोथेसिस में ये बताया गया कि हमारे स्पेस में ना बहुत बड़ा सा क्लाउड था जिसको नेबुला कहते थे। अब ये नेबुला होता क्या है, तो ये गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल के बहुत बड़े से क्लाउड होते हैं और ये वेग होते हैं यानी अनक्लियर होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे। अब इनकी खुद की ग्रेविटी होती है और ग्रेविटी की वजह से ये आपस में सिकुड़ना स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इमेज में, इनका कंप्रेशन होना स्टार्ट होता है इनकी खुद की ग्रेविटी की वजह से। और जब इनका कंप्रेशन होना स्टार्ट होता है तो इसमें जो हाइड्रोजन और हीलियम होता है ये फ्यूज़न करना स्टार्ट करते हैं यानी जुड़ना स्टार्ट करते हैं। और ये फ्यूज़न का जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होता है, ये होता है सन में। एग्जैक्टली यहाँ से जो हमारा सन है ना इसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस जगह पे जो सन है ये क्लियर तरीके से फॉर्म हो जाता है। ये सारी चीज़ें ना एक ही बार में नहीं हुई हैं, बहुत सारे स्टेजेस में हुई हैं और बहुत सारा टाइम भी लगा है इनमें। अब जैसे जैसे ये जो नेबुला होता है ये कंप्रेस करना स्टार्ट होता है, फ्यूज़न की वजह से सन का यहाँ पे फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। तो इसके किनारे आप ये जो देख पा रहे होंगे ना रेड कलर वाला पार्ट,
ये भी ऐसे ऐसे घूमना स्टार्ट कर देते हैं बहुत तेजी से, ताकि ये एंगुलर मोमेंटम को इनके बैलेंस कर सके और ये डिस्क का शेप ले लेते हैं। और जब ये बहुत तेजी से रोटेट करने लगते हैं तो सारा जो भारी वाली चीज़ें होती हैं ना, वो बीच में आ जाती हैं। तो ये जो सेंट्रल मास होता है यही बनाता है प्रोटोसन। और इसके बाद में यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी काम करती हैं, जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस होती हैं। ये सब आपस में एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए होती हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बाद में जाके यहाँ पे बनता है हमारा प्लैनेट्स। तो ये एक तरीके से था नेबुलर हाइपोथेसिस। इसमें एक्सप्लेन किया गया कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसे बना। यहाँ पे ना इमेज बहुत ही क्लियर है, इस पे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे सारी चीज़ें हुई। अब यहाँ से आपको याद ये रखना है कि नेबुलर थ्योरी जो है या नेबुलर हाइपोथेसिस है, इसको 1755 में इमैनुअल कांट ने दिया था, जो कि जर्मन फिलोसोफर थे। ये सब भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और इसको रिवाइज किया था लाप्लास ने 1796 में, जो कि एक मैथमेटिशियन थे। तो ये है हमारे सोलर सिस्टम का ओरिजिन। इसके अलावा आप एक पॉइंट ये भी याद रख सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि स्टार्स का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था। हमारा जो सन है ना, ये भी स्टार है, ठीक। अब इसके अलावा एक पॉइंट आप ये भी याद रखेंगे कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्लैनेट्स कब बने थे, तो प्लैनेट्स ना बाद में बने थे, स्टार्स बनने के बाद। प्लैनेट्स कब बने होंगे? 1 बिलियन ईयर्स एगो। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। वैसे एग्जाम में अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। सोलर सिस्टम को हिंदी में सौर मंडल कहते हैं और इसमें सन और बाकी प्लैनेट्स आते हैं। अब यहाँ पे सन के बारे में आपको पढ़ना है और एक एक प्लैनेट्स जो हैं उनका जो भी फीचर है, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको जानना होगा सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। तो सेलेस्टियल बॉडीज सिंपल लैंग्वेज में, स्काई में आपको जो चीज़ें दिखती हैं उनको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडीज। अब ये सेलेस्टियल बॉडीज दो तरीके की हो सकती हैं, ल्यूमिनस हो सकती हैं और नॉन ल्यूमिनस हो सकती हैं। ल्यूमिनस बॉडीज वो होंगी जिनके पास खुद का लाइट होगा, जैसे कि स्टार, ठीक। इसके अलावा नॉन ल्यूमिनस बॉडीज वो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो किसी दूसरे की लाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, तब जाके वो हमें चमकती हुई दिखाई देती हैं। फॉर एग्जाम्पल मून, ये जो मून है, चंद्रमा है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है, इस वजह से ये नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हैं। सेलेस्टियल बॉडीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आपको समझनी है। बहुत कंफ्यूजन इसमें क्रिएट होता है, लेकिन इमेज के साथ आप समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे एस्टेरॉयड। अब ये एस्टेरॉयड क्या है, तो यहाँ पे देखने से आपको क्या लग रहा है, ये एक रॉकी बॉडीज है, ठीक। और ये ना स्मॉल होती हैं, यानी ऐसी रॉकी बॉडीज जो कि प्लैनेट से छोटी होती हैं, और ये भी हमारा जो सन है ना उसके चक्कर लगाती हैं, उनका रिवोल्यूशन करती हैं, ऑर्बिट करती हैं। तो इसको कहते हैं एस्टेरॉयड। यहाँ पे लिखा हुआ है मेटियोर। अब ये मेटियोर क्या होते हैं, तो ये शूटिंग स्टार होते हैं। आप देखते हैं ना कि तारा टूट रहा है, तो वो कहीं तारा नहीं टूटता, वो मेटियोर होते हैं। और जब ये अर्थ की सरफेस पे आते हैं तो ये हीट अप हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं, और इस वजह से हमें ये इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे मेटियोरॉइड लिखा हुआ है, ये क्या होता है, तो ये जो मेटियोर होते हैं इनका अगर कोई भी फ्रेगमेंट, कोई भी टुकड़ा अर्थ की सरफेस पे अगर गिर जाता है तो उसको मेटियोरॉइड कहते हैं। ये दोनों चीजें सिमिलर हैं। जब ये अर्थ के सरफेस पे बर्न हो जाता है तो ये मेटियोर होगा, लेकिन अगर ये अर्थ के ग्राउंड पे पहुंच जाता है तब इसको कहते हैं मेटेरॉयड। इसके अलावा यहाँ पे आपको कॉमेट दिख रहा होगा। तो कॉमेट्स क्या होती हैं, ये आइसी बॉडीज होती हैं जो कि सन की ऑर्बिटिंग करती हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको समझना जरूरी था। प्लैनेट्स को पढ़ने से पहले हम एक चीज यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्स्टिलेशन क्या होते हैं। और एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस बार टफ वाला। एग्जाम में ना कैसियोपिया के बारे में पूछा गया था कि डब्लू शेप का कॉन्स्टिलेशन कौन है, तो आंसर यही था। और ये क्वेश्चन CHSL 2024 के एग्जाम में पूछा था। तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉन्स्टिलेशन क्या होता है। इसको हिंदी में कहते हैं तारा मंडल। आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं ये, और ये कुछ पैटर्न बनाते हैं स्काई में, इसी को कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। कॉन्स्टिलेशन के शेप होते हैं और उनका नाम भी होता है। जैसे कि यहाँ पे आप ये वाला जो कॉन्स्टिलेशन है इसको देख रहे हैं, तो आपको ये किसी हंटर की तरह दिख रहा होगा, है ना। तो इसको कहा जाता है ओरायन दी हंटर। तो ये एक कॉन्स्टिलेशन है।
अब यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, रिगल। रिगल क्या है अभी हम ये भी समझेंगे। अब ये जो कॉन्स्टिलेशन है इसमें बहुत सारे स्टार्स मिलते हैं तब जाके कॉन्स्टिलेशन बनता है। तो ये अलग अलग जो स्टार है ना उन्हीं के नाम यहाँ पे लिखे होते हैं। ये है कॉन्स्टिलेशन ओरायन द हंटर, ये है कैसियोपिया जो कि डब्लू शेप का होता है। सप्तऋषि कॉन्स्टिलेशन जो है इसको उर्सा मेजर कहते हैं, इसका शेप आप यहाँ से देख पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे है द ग्रेट बियर, ये है सिजनस कॉन्स्टिलेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिलेशन है। अब इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखना है। कॉन्स्टिलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग सर्टेन पैटर्न। ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न बनाते हैं नाइट स्काई में। फॉर एग्जाम्पल ओरायन द हंटर, कैनिस मेजर, उर्सा मेजर जिसको कि ग्रेट बियर कहते हैं, कैसियोपिया जो कि डब्लू शेप का कॉन्स्टिलेशन है, उर्सा माइनर को लिटिल बियर भी कहते हैं। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि ब्राइटेस्ट स्टार इन ओरायन कॉन्स्टिलेशन, यहाँ पे मैंने आपको रिगल के बारे में बताया ना, तो ये जो ओरायन कॉन्स्टिलेशन है इसमें एक स्टार होता है रिगल, और ओरायन कॉन्स्टिलेशन का ये सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होता है, तो इसका भी नाम एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा होगा नाइट स्काई में, यानी कि पूरे आसमान में सबसे चमकता हुआ तारा कौन सा होगा, तो वो होता है सिरियस, और इसको डॉग स्टार भी कहते हैं। ये जो स्टार है ये भी किसी कॉन्स्टिलेशन में होता है। किस कॉन्स्टिलेशन में होगा, तो ये कैनिस मेजर जो कॉन्स्टिलेशन है उसमें पाया जाने वाला स्टार है, और ये नाइट स्काई का ब्राइटेस्ट स्टार होता है। लास्ट पॉइंट यहाँ पे कॉन्स्टिलेशन से आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन कौन सा होता है, तो हाइड्रा जो है ये लार्जेस्ट कॉन्स्टिलेशन होता है। ये था कॉन्स्टिलेशन के बारे में। अब हम यहाँ पे सन और प्लैनेट को डिस्कस करेंगे। ये है सन, और सन भी एक स्टार है, और स्टार का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ था। तो यहाँ पे वही लिखा है कि सन की जो एज है वो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं जो कि आपको एग्जैक्ट याद नहीं रखना कि इनका डायमीटर कितना है या फिर कौन सारी चीज़ें कितनी हैं। आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे एनर्जी कैसे जनरेट होती है, तो यहाँ पे ना न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। हाइड्रोजन और हीलियम के जो न्यूक्लियस होते हैं, जो नाभिक होते हैं, वो जुड़ते हैं, फ्यूज करते हैं, तब जाके यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। सन की जो एनर्जी है वो हमारे अर्थ पे कैसे आती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में सन की एनर्जी हमारे अर्थ पे पहुंचती है। यहाँ पे मैंने अच्छे से लिखा है कि जो सन होता है ये 109 टाइम्स बड़ा है हमारी अर्थ से, यानी अगर आप अर्थ से कंपेयर करेंगे तो 109 टाइम्स बड़ा है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा है हमारा सन। और इसका टेम्परेचर अगर आपसे पूछे तो जो कोर होता है ना, जो बीच का हिस्सा होता है सन का, वहाँ का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। सनलाइट जो हमारे अर्थ पे आती है वो कितना टाइम लेती है, तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अगर आपसे पूछा जाए कि सन पे डेंसिटी कितनी होती है, घनत्व कितना होता है, तो अर्थ की डेंसिटी का 1/4 यहाँ पे डेंसिटी पाया जाएगा। सन में 71% हाइड्रोजन होता है, 26.5% हीलियम होता है, और 2.5% अदर एलिमेंट्स होते हैं। तो मेजरली आपको याद रखना है कि 70% से भी ज़्यादा यहाँ पे हाइड्रोजन है, 27% के लगभग यहाँ पे हीलियम है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी जनरेट होती है। अर्थ से अगर आपसे पूछा जाए कि सन कितनी दूरी पे है, तो 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। यहाँ से जो लाइट आती है वो किस स्पीड से ट्रेवल करती है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये ट्रेवल करती है। सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द सन इज न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी कि जो हाइड्रोजन और हीलियम एटम के न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज करते हैं, आपस में मिलते हैं, तब जाके यहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। और इंडिया का पहला सोलर मिशन अगर आपसे पूछा जाए कौन सा था, तो आदित्य L1 इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। सन के इंटीरियर की बात करें तो आपको यहाँ से ये याद रखना है कि सन का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो बीच वाला हिस्सा होता है, उसको कोर कहते हैं, और जो लाइट स्फीयर होता है ना, जहाँ पे आपको दिख रहा होता है कि ये सन है, उसको कहते हैं फोटोस्फीयर। इसके अलावा सन पे कुछ डार्क पैचेस होती हैं, उनको कहा जाता है सन स्पॉट्स। और क्रोमोस्फीयर जो है ये कलर वाला स्फीयर होता है, जो कि अगला लेयर होता है इनका।
नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, इट कंटेन मोस्ट ऑफ द एलिमेंट फाउंड ऑन द अर्थ बट दे आर इन अ स्टेट ऑफ वेपर, यानी कि सन पे भी बहुत सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि अर्थ पे हमारे बहुत सारे एलिमेंट मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे ये वेपर की स्टेट में होते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं जहाँ पे 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर है, तो जाहिर सी बात है वेपर के स्टेट में ही मिलेगा। ये हमने डिस्कस किया कि न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से वहाँ पे एनर्जी जनरेट होती है। सन के जो रेड फ्लेम्स होते हैं ना, जो दिख रहे होते हैं, उनको सोलर प्रोमिनेंसेस कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कोरोना क्या होता है, तो सन का जो एटमॉस्फेयर होता है वो गैसेस और प्लाज्मा से बना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिलियन किलोमीटर तक एक्सटेंडेड रहता है स्पेस में, उसी को कोरोना कहते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि फ्रेनहोफर्स लाइंस जो हैं ये रिलेटेड हैं सन से, और ये जो अलग अलग लाइन होती हैं ये अलग अलग एलिमेंट के प्रेजेंस को दिखाती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स इन दी सोलर सिस्टम। तो प्लैनेट्स को पढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि 2006 में जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, इनके द्वारा प्लैनेट को फिर से रीडिफाइन किया गया था, यानी प्लैनेट्स कौन सी चीज़ें होंगी इनको फिर से बताया गया था। तो इन्होंने 3 कैटेगरीज दी थी। पहला इन्होंने बोला था कि वो सेलेस्टियल बॉडीज जो कि सन के अराउंड ऑर्बिट करे, यानी कि सन के चक्कर लगाए, उसको हम कहेंगे प्लैनेट है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो जो सेलेस्टियल बॉडीज हो वो हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम शेप में हो, यानी कि ऐसा नहीं कि इस तरीके का प्लैनेट हो या फिर अमीबा शेप का प्लैनेट हो, ऐसा नहीं। इन्होंने बोला था कि मतलब एक थोड़ा सा अच्छा वाला शेप होना चाहिए, राउंड तरीके का, तो उसको बोलेंगे कि ये प्लैनेट है। थर्ड इन्होंने क्वालिफिकेशन बताई थी कि कोई सेलेस्टियल बॉडीज प्लैनेट तब बनेगा जब वो अपने ऑर्बिट के नेबरहुड को क्लियर करे, यानी कि वो अगर ऑर्बिट कर रहे हैं सन की, तो इनके बीच में बहुत सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, इनका रास्ता क्लियर होना चाहिए। तो 3 इन्होंने चीज़ें बताई थी, कंडीशन बताई थी प्लैनेट्स के लिए। अब यहाँ पे आता है ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट के लिए भी इन्होंने बहुत सारी कंडीशन बताई थी। पहला कंडीशन इन्होंने बोला था कि ये भी सन का ऑर्बिट करेंगे और इनके पास इतना मास होगा, इतनी ग्रेविटी होगी कि इनका भी शेप नियरली राउंड होगा, और ये अपने नेबरहुड को क्लियर नहीं करते। अगर ये अपने नेबरहुड को क्लियर करते तो जाहिर सी बात है प्लैनेट की कैटेगरी में आते, लेकिन ये अपने रास्ते को क्लियर नहीं कर पाते जहाँ पे ऑर्बिट करते हैं, तो इनको ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखा जाता है। इसके अलावा इज नॉट ए सैटेलाइट, यानी कि ये कोई सैटेलाइट नहीं होने चाहिए। तो ये 4 कंडीशन है ड्वार्फ प्लैनेट के लिए। ड्वार्फ प्लैनेट का एग्जाम्पल आपको प्लूटो याद रखना है। जब 2006 में फिर से रीडिफाइन किया गया था प्लैनेट्स की डिफिनीशन को, तो प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि प्लूटो ने अपना जो ऑर्बिट था वहाँ का नेबरहुड क्लियर नहीं किया था, इसी बेसिस पे इसको बाहर किया गया था। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। आपको याद रखना है कि पहले 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे, लेकिन जब प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी से बाहर किया गया तो अभी केवल 8 प्लैनेट्स हैं। अभी इसका हम इमेज भी देखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये है मरकरी, यहाँ पे है वीनस, यहाँ पे है अर्थ जो कि हमारे सन से 3rd नंबर पे है, यहाँ पे है मार्स, और ये है जुपिटर, यहाँ है सैटर्न, ये है यूरेनस और ये है नेपच्यून। तो ये हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। अगर आपसे पूछा कि नियरेस्ट प्लैनेट कौन है सन से, तो मरकरी हो जाएगा। सेकंड नियरेस्ट कौन होगा? वीनस होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि मार्स के अगल बगल कौन से प्लैनेट हैं, तो अर्थ और जुपिटर हो जाएगा। सबसे दूर वाला प्लैनेट नेपच्यून हो जाएगा अगर हम सन से बात करें। इसके अलावा यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद है सैटर्न। तो साइज के अकॉर्डिंग भी आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे वही चीज़ मैंने लिखी है कि प्लैनेट्स का जो सीक्वेंस है डिस्टेंस फ्रॉम द सन इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सन से वो कितने दूर हैं उसके बेसिस पे सबसे नज़दीक आएगा मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसके अलावा अगर हम साइज की बात करें फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, तो सबसे बड़ा साइज होता है जुपिटर का, उसके बाद सैटर्न है, उसके बाद यूरेनस है, फिर आएगा नेपच्यून, फिर यहाँ पे अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सन के सबसे पास मरकरी है, लेकिन साइज सबसे छोटा है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स क्या होते हैं। इनर प्लैनेट्स मतलब अंदर वाले प्लैनेट, और आउटर प्लैनेट्स मतलब बाहर वाले प्लैनेट। अब ये अंदर बाहर क्या है, तो यहाँ पे ना पाया जाता है एस्टेरॉयड बेल्ट, और एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर वाले जो प्लैनेट होते हैं उनको इनर प्लैनेट कहते हैं,
और एस्टेरॉयड बेल्ट के इधर वाले जो प्लैनेट होते हैं यानी इनके बाहर वाले जो प्लैनेट होते हैं उनको कहा जाता है आउटर प्लैनेट। अब ये जो इनर प्लैनेट हैं इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कह देते हैं और जो आउटर प्लैनेट्स हैं इनको जोवियन प्लैनेट्स भी कहते हैं। अब जोवियन प्लैनेट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना जुपिटर की तरह होते हैं, तो इसी वजह से इनको जोवियन प्लैनेट्स भी कह देते हैं। द इनर प्लैनेट्स इंक्लूड मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। अब इसको याद रखना बहुत आसान है। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो एस्टेरॉयड बेल्ट होता है वो मार्स और जुपिटर के बीच होता है। तो 4 प्लैनेट इनर वाले होंगे और 4 प्लैनेट आउटर वाले होंगे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स ये इनर प्लैनेट हैं या फिर इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहते हैं और ये रॉकी होते हैं यानी कि चट्टानों से बने होते हैं, थोड़े हार्ड होते हैं। और वहीं पर ये जो आउटर प्लैनेट होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ये गैस जायंट होते हैं या फिर आइस जायंट होते हैं। ये जो जुपिटर और सैटर्न है ये गैसियस स्टेट में ज़्यादा होते हैं, मतलब गैस का जो कंपोनेंट है वो यहाँ पे ज़्यादा होता है। यूरेनस और नेपच्यून जो होते हैं ये आइस जायंट होते हैं, यहाँ पे आइस वाला जो कंटेंट है वो ज़्यादा मिलेगा। अभी हमने कुछ टाइम पहले नेबुलर हाइपोथेसिस को पढ़ा और वहाँ पे हमने देखा था कि पहले सन का फॉर्मेशन हुआ और उसके किनारे जो नेबुला था ना वो भी रोटेट करने लगा, तब जाके प्लैनेट्स बनते हैं। तो आप सबको ये चीज़ तो पता होगी कि जब भी कोई चीज़ बहुत तेज़ी से रोटेट कर रही है तो जो हल्की चीज़ें होती हैं ना वो बाहर की तरफ जाती हैं और जो भारी चीज़ें होती हैं ना वो बीच की तरफ आती हैं। तो इसी वजह से ये जो इनर प्लैनेट्स होते हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहलाते हैं और ये भारी होते हैं। वहीं पर ये जो प्लैनेट्स होते हैं वो थोड़े से हल्के होते हैं या फिर गैस का कंटेंट इनमें ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ पर देखने को मिलेगा तो जुपिटर और मार्स के बीच में आपको एस्टेरॉयड बेल्ट देखने को मिलेगा। एस्टेरॉयड बेल्ट में क्या होंगे? एस्टेरॉयड्स होंगे। और एस्टेरॉयड क्या होते हैं? तो वो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो कि प्लैनेट्स नहीं होते लेकिन सन का ऑर्बिट करते हैं, तो उन्हीं को कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। यहाँ पे ना आप पहले वीडियो को 2 सेकंड रोक के सारे जो प्लैनेट है इनका कलर अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जब आप चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको सारी चीज़ें याद होंगी। और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा प्लैनेट येलोविश है, कौन सा ग्रीनिश है, कौन सा लोपसाइडेड है, तो कलर के बेसिस पे भी आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब सबसे पहला यहाँ पे है मरकरी, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद यहाँ पे है वीनस, फिर आता है अर्थ, यहाँ पे है मार्स जो कि रेड कलर का होता है। इसके बाद ये है जुपिटर, उसके बाद यहाँ पे है सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अब एक एक करके इनके फीचर्स को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम मरकरी के बारे में पढ़ेंगे। इसको बुध ग्रह कहते हैं। मरकरी आपने देखा होगा अभी जब हमने सोलर सिस्टम का इमेज देखा था, ये नियरेस्ट प्लैनेट है टू द सन, यानी सूर्य के सबसे ज़्यादा पास में यही प्लैनेट है। इसके अलावा मरकरी जो है ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। इसका डायमीटर केवल और केवल आप नियरली याद रख सकते हैं कि 4900 किलोमीटर है। इसको वैसे एग्जाम में नहीं पूछा गया है पर आप याद कैसे रखेंगे? तो मरकरी में 7 लेटर्स है, इसका स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, 00 लगा दीजिएगा तो इसका इतना ही डायमीटर होता है। इसके अलावा ये जो मरकरी है यहाँ पे कोई भी एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं है, इसी वजह से यहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। मरकरी के पास कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे दिया गया है रिवॉल्यूशन का पीरियड, यानी कि सन के अराउंड ये कितने टाइम में चक्कर लगाती है उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन। तो रिवॉल्यूशन करने में मरकरी 88 डेज लेता है। वहीं पर मरकरी अगर अपने एक्सिस के अलोंग घूमती है तब ये लेती है 59 डेज के लगभग। यहाँ पे मैंने जितने भी प्लैनेट्स के बारे में सारी चीज़ें लिखी हैं सबका रोटेशन और रिवॉल्यूशन पीरियड लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको लास्ट में ना एक टेबल में डिस्कस कर लेंगे जिससे कि आपको चीज़ें इजी लगेंगी। यहाँ पे आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है। इसके अलावा मरकरी से एक चीज़ आप ये भी याद रखेंगे कि यहाँ का जो ईयर होता है वो बहुत ही शॉर्टेस्ट होता है, केवल 88 डेज का। अब ये जो रिवॉल्यूशन का पीरियड होता है इसी से तो ईयर बनता है, इसी वजह से मरकरी का जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो सबसे कम है, तो इनका ईयर जो होगा वो भी सबसे छोटा होगा। ये था मरकरी के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे हम सेकंड प्लैनेट पे चलते हैं जो कि सन से दूसरे नंबर पे आता है। इसका आप इमेज देखिए, ये है वीनस,
हिंदी में इसको कहते हैं शुक्र ग्रह। अब ये जो प्लैनेट है, इसको देख के आपको क्या लग रहा है? ये ब्राइटेस्ट होता है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे चमकीला वाला प्लैनेट यही होता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सन की जितनी भी लाइट पड़ती है ना, ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसी वजह से। अगला पॉइंट आपको याद रखना है कि वीनस जो प्लैनेट है, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि प्लैनेट के फीचर देके आपसे नाम पूछा जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड यहाँ पे पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। वीनस प्लैनेट जो है ये अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट है। हमने देखा कि ये जो सन है, सबसे पहले यहाँ पे आता है मरकरी, फिर आता है यहाँ पे वीनस, और थर्ड नंबर पे यहाँ पे अर्थ आता है। तो अर्थ के नज़दीक कौन सा होगा? वीनस होगा। वीनस प्लैनेट जो है, इसका वॉल्यूम, वेट और डेंसिटी हमारे अर्थ की तरह है थोड़ा बहुत, इसी वजह से इसको सिस्टर ऑफ द अर्थ कहते हैं, यानी कि इसको कहा जाता है अर्थ ट्विन। इसको इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, और इसको कभी कभार ऑरेंज प्लैनेट भी कहा जाता है। इसका कलर देख के ही आप आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना आपको ये वाला अभी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, जब हम जुपिटर वाला पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट है, इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट वाइल द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसके रोटेशन का डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको लेके आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा, जो लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, ऑल प्लैनेट रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि सारे के सारे प्लैनेट ना वेस्ट से ईस्ट की तरफ में रोटेट करते हैं, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसका एक्सेप्शन है वीनस एंड यूरेनस। अब ये जो वीनस एंड यूरेनस हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, यानी ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करते हैं। तो ये लाइन अगर आप याद रखेंगे तो आपको सारे प्लैनेट्स का रोटेशन का डायरेक्शन जो है वो याद हो जाएगा। इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं है। इसके अलावा ये हॉटेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, क्योंकि यहाँ पे लगभग 96% कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और इसका रोटेशन पीरियड यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लास्ट में मैंने एक चार्ट बनाया है, वहाँ पे ही रोटेशन और रिवोल्यूशन का पीरियड डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा अर्थ, जो कि थर्ड पोजीशन पे आता है हमारे सन से, और ये फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है, यानी साइज के अकॉर्डिंग फिफ्थ नंबर पे है। सन से अगर हम डिस्टेंस देखें तो थर्ड नंबर पे है, दोनों आपको याद रखना है। इसके अलावा इसका रोटेशन कितने टाइम का होता है? तो लगभग 24 आवर्स का रोटेशन होता है, तभी तो दिन और रात मिला के 24 आवर्स का होता है। और इसका रेवोल्यूशन आपसे पूछा जाए कितने टाइम का होता है, तो 365 डेज का होता है। इसी वजह से 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। लेकिन यहाँ पे ना 6 आवर्स जो हैं, 6 घंटे एक्स्ट्रा होते हैं, जो कि 4 सालों में जुड़ करके 24 आवर्स यानी कि एक दिन बनाते हैं। तो जो लीप ईयर होता है, जहाँ पे 29 डेज की फरवरी होती है, वहाँ पे ये जो दिन होते हैं ना, जो एक्स्ट्रा घंटे यहाँ पे होते हैं 6 आवर्स, यही एक दिन बना लेते हैं 4 सालों में मिलके। इसी वजह से लीप ईयर में आपसे अगर पूछा जाए कितने डेज होते हैं, तो 366 डेज होते हैं। अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, और ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पे वाटर बहुत ज़्यादा है। अर्थ का डायमीटर आपको याद नहीं रखना, आपको ये याद रखना है कि अर्थ का एक ही सैटेलाइट है। अब ये सैटेलाइट क्या होते हैं? तो हमने देखा कि सन के किनारे जो ऑर्बिट करते हैं, उनको तो हमने बोला कि ये प्लैनेट हैं। अब प्लैनेट के किनारे भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि प्लैनेट के चक्कर लगा रही होती हैं, तो उसको हम सैटेलाइट कहते हैं। अब ये सैटेलाइट जो होती हैं, जो कि किसी भी प्लैनेट का चक्कर लगाती हैं, वो या तो नेचुरल हो सकती हैं, यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हों, या फिर अर्थ से भी कोई चीज़ भेजी जा सकती है, तो उसी को कहा जाता है सैटेलाइट। तो अर्थ का जो सैटेलाइट है मून, ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ जो है ये अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और ये अपने ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। और कितना टाइम ये लेते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मार्स के बारे में। इसका इमेज आप देखिए, रेड कलर का आपको दिख रहा होगा। अब ये जो मार्स है, ये थोड़ा सा सिमिलर होता है अर्थ की तरह। तो अर्थ का जो रोटेशन पीरियड होता है वो 24 आवर्स का होता है, तो मार्स का जो रोटेशन पीरियड होता है वो 24.6 आवर्स होता है। यानी मार्स पे भी एक दिन जो होता है वो 24 घंटे से थोड़ा सा ज़्यादा होता है।
एग्जाम में क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेगा कि ये जो मार्स है इसका कलर रेड क्यों दिखता है। तो रेड प्लैनेट इस वजह से इसको कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आयरन ऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये रेड कलर का दिखता है। मार्स पे ही निक्स ओलंपिया माउंटेन पाया जाता है, जिसका हाइट अगर आपसे पूछा जाए ना तो माउंट एवरेस्ट का 3 टाइम्स है, यानी कि बहुत ज़्यादा ऊंचा यहाँ पे माउंटेन पाया जाता है। इसके अलावा मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट का मतलब जो प्लैनेट के चक्कर लगाते हैं उनको कहते हैं। तो मार्स के जो 2 सैटेलाइट हैं, इस बार भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार का मतलब 2024 वाले एग्जाम में। तो इसके 2 सैटेलाइट है, फोबोस एंड डेमोस। यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द ओनली प्लैनेट आफ्टर अर्थ दैट हैज ए साइन ऑफ वाटर एंड देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। यानी अर्थ के अलावा मार्स पे ही हमें वाटर के एविडेंस मिले हैं, इसी वजह से यहाँ पे ज़्यादा रिसर्च होती है कि मार्स पे लाइफ पॉसिबल है या नहीं। इसका एटमॉस्फेयर बहुत ही थिन है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड आर्गन है। यहाँ पे बहुत सारे स्पेस मिशंस जो हैं वो भेजे गए हैं, जैसे कि वाइकिंग्स, पाथफाइंडर, मार्स ओडिसी एंड क्यूरियोसिटी। हमें यहाँ पे जानना है कि इंडिया ने मार्स पे पहला मिशन कब भेजा था। तो इंडिया ने पहला मार्स मिशन लॉन्च किया था 5 नवंबर 2013 को। ये था मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको कि मंगलयान भी कहते हैं, और इसी को शॉर्ट फॉर्म में मॉम कहते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा ये लॉन्च हुआ था 2013 में, लेकिन वहाँ पे लैंड हुआ था 2014 में। तो पहला मिशन यही था मार्स पर इंडिया का। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे जुपिटर। अब यहाँ से हम डिस्कस कर रहे हैं आउटर प्लैनेट्स के बारे में। अब ये जो जुपिटर है, ये हमने इमेज में ही देखा कि हमारे सोलर सिस्टम का ये लार्जेस्ट प्लैनेट है। ये इतना बड़ा है कि इसका डायमीटर हमारी अर्थ के डायमीटर का 11 टाइम्स है, और इसका एरिया हमारे अर्थ के एरिया से 120 टाइम्स बड़ा है। इसको लॉर्ड ऑफ हेवन कहा जाता है, और यहाँ पे ना अर्थ से भी ज़्यादा की ग्रेविटी होती है। इसके अलावा ये फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है। अब रोटेटिंग का मतलब कि ये अपने एक्सिस पे बहुत तेज़ी से चक्कर लगाता है। इसको केवल 10 घंटे लगते हैं, यानी कि हमारा अर्थ जो है इस पे एक दिन 24 घंटे का होता है, लेकिन अगर आप जुपिटर पे जाएंगे तो इनका एक दिन केवल और केवल 10 घंटे का होता है, क्योंकि जुपिटर जो है ये 10 घंटे में ही रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमने मरकरी पढ़ा था तो वहाँ पे हमने ये देखा था कि मरकरी बहुत तेज़ी से अपना एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करती है, जिससे ईयर बनता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि रोटेशन सबसे फास्ट किसका है, तो वो जुपिटर का होगा। इसके अलावा इनका रिवोल्यूशन का पीरियड होता है 11 ईयर्स 10 मंथ, यानी यहाँ पे 1 साल 11 साल 10 महीने के बराबर होता है। इसका सरफेस सॉलिड नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये गैस जाइंट होते हैं, और यहाँ पे पाया जाता है हाइड्रोजन, हीलियम, अमोनिया, मीथेन। इसके अलावा यहाँ पे ग्रेट रेड स्पॉट भी देखने को मिलता है। गैनीमेडी सैटेलाइट, जो कि जुपिटर का ही सैटेलाइट है, ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट है। अब यहाँ पे मैंने आपको जब वीनस पढ़ाया था तो बोला था कि वीनस जो है वो ऑरेंज कलर का दिखता है, लेकिन एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा प्लैनेट ऐसा है जो कि ऑरेंज कलर का है और उस पे वाइट बैंड्स पाए जाते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये ऑरेंज कलर है थोड़ा थोड़ा, और वाइट कलर के बैंड भी यहाँ पे थोड़े से देखने को मिलेंगे। तो उसका आंसर था जुपिटर। तो ये 2016 के एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जुपिटर का प्रेजेंट टाइम में 95 सैटेलाइट है। पहले 92 था, लेकिन ये जो सैटेलाइट्स होते हैं ना, इनके नंबर बढ़ते ही जा रहे हैं। जब जब डिस्कवरी होती है तो ये जो डाटा है ना, ये अलग अलग आपको देखने को मिलेगा। तो प्रेजेंट टाइम में 95 सैटेलाइट्स हैं इसके। नेक्स्ट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सैटर्न के बारे में। सैटर्न का साइज जो है ये सेकंड लार्जेस्ट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, यानी सबसे बड़ा जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है। हमारा अर्थ किस नंबर पे है? साइज के हिसाब से 5th नंबर पे, और अगर हम सन से डिस्टेंस देखेंगे तो अर्थ जो है वो 3rd नंबर पे है। खैर, यहाँ पे हम सैटर्न को डिस्कस करते हैं। सैटर्न जो है ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, और इसके किनारे ना आपको ये ऐसे रिंग दिख रही होगी। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो रिंग्स हैं किसने डिस्कवर की थी। तो सीजीएल 2022 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि सैटर्न के किनारे का ये जो रिंग आपको दिख रहा है, इसको डिस्कवर किया था क्रिश्चियन हाइगेंस ने 1655 में। इसके अलावा
यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि ये जो सैटर्न है, यहाँ की जो रिंग है ना, इसके बीच में ब्लैक कलर का आपको गैप दिखेगा या फिर आपको यहाँ पे स्पेस दिखेगा, थोड़ा सा खाली स्पेस। तो एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इसके बीच का ये जो एम्प्टी स्पेस है, जो खाली स्पेस है, उसको किसने डिस्कवर किया? तो गैप को डिस्कवर किया था कैसिनी ने 1675 में। अगर आपसे पूछा जाए कि सैटर्न के कितने सैटेलाइट हैं, तो प्रेजेंट टाइम में सैटर्न के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं 146 मून। अब ये जो मून यहाँ पे लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। सैटेलाइट अगर नेचुरल होते हैं तो उनको मून कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे है यूरेनस। अब यूरेनस का यहाँ पे आप इमेज देख लीजिए अच्छे तरीके से। अब यूरेनस जो है इसको डिस्कवर किया गया था 1781 में विलियम हर्शेल के द्वारा। अब मैंने आपको जब वीनस पढ़ाया तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, और वो कौन कौन से हैं? वीनस एंड यूरेनस। इनका जो रोटेशन का डायरेक्शन होता है वो क्लॉकवाइज होता है, यानी कि ईस्ट टू वेस्ट ये रोटेट करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके अलावा इसका जो एटमॉस्फेयर होता है काफ़ी डेंस होता है, घनत्व ज़्यादा होता है, मीथेन गैस यहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है। इसके जो सैटेलाइट्स होते हैं ये भी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ पे आप यूरेनस का इमेज देखिए, इसका इमेज मैंने उल्टा नहीं लगाया है, यूरेनस सच में ऐसा ही है। ये ना 98 डिग्री का झुका हुआ है, टिल्टेड है। इसी वजह से इसको रोलिंग या फिर लोपसाइडेड प्लैनेट भी कहते हैं। इसी वजह से मैंने आपको कहा कि स्टार्टिंग में ही आप सारे जो प्लैनेट्स हैं ना उसका इमेज देख लीजिए, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसको रोलिंग या फिर लोपसाइडेड प्लैनेट भी कहते हैं। यूरेनस की 28 सैटेलाइट्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है नेपच्यून। अब ये जो नेपच्यून है इसको आपको याद रखना है। इसको डिस्कवर किया गया था 1846 में जे गैले के द्वारा। प्रेजेंट टाइम में इसका 16 सैटेलाइट है। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ग्रीनिश ब्लू कलर का कौन सा प्लैनेट है, तो ग्रीनिश ब्लू कलर का प्लैनेट नेपच्यून ही है। वैसे यहाँ पे ये ग्रीन नहीं दिख रहा है, लेकिन अलग इमेज आप देखेंगे जाके तो ग्रीन और ब्लू का थोड़ा सा ये मिक्सचर दिखता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है सारे प्लैनेट्स के बारे में। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो प्लूटो है ये ड्वार्फ प्लैनेट है। 2006 के बाद से इसको प्लैनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था। इसको लोकेट किया गया था 1930 में। अब यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लगाया है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। CHSL 2024 का ही क्वेश्चन है, 9 जुलाई शिफ्ट 1 का। यहाँ पे आपसे बेसिकली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि नेपच्यून प्लैनेट का जो अप्रोक्सीमेट लोकेशन है उसको किसने कैलकुलेट किया था, और इन्होंने इसको कैलकुलेट कैसे किया था? तो ग्रेविटी की वजह से जो यूरेनस का मोशन होता है उसके आधार पे इन्होंने स्टडी की थी, और उसके द्वारा इन्होंने नेपच्यून का लोकेशन पता लगाया था। तो वो किसने किया था? तो यहाँ पे जो थर्ड वाला है ना, यही राइट आंसर है। जोसेफ ले वेरियर आप याद रखेंगे। इन्होंने जो नेपच्यून प्लैनेट है उसके अप्रोक्सीमेट लोकेशन को कैलकुलेट किया था। इसके बाद हमें अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है मून, उसको पढ़ना है। अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लेता है, तो 27 डेज 7 आवर्स 43 मिनट लगभग मून को लगता है एक रोटेशन करने में। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि हमें मून का केवल सेम साइड, एक ही साइड हमेशा विजिबल होता है। मून का केवल एक ही साइड हमको इस वजह से दिखता है क्योंकि मून का जो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन का पीरियड है वो बिल्कुल भी सेम है। तो इसी वजह से जितना टाइम में वो रिवोल्यूशन करता है उतने टाइम में ही इनका रोटेशन भी कंप्लीट होता है। तो एक ही साइड हमको मून का हमेशा दिखता है। मून जो है यहाँ पे कोई भी वाटर नहीं है। इसके अलावा जो मून होता है, मैंने आपको बताया कि ये नॉन ल्यूमिनस होता है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती है। मून की जो लाइट है ना, इसको अर्थ पे पहुंचने पे 1.3 सेकेंड्स लगते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस होता है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती। अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस अगर आपसे पूछा जाए तो 3,84,000 किलोमीटर। ग्रेविटी की अगर हम बात करें तो अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 ग्रेविटी आपको मून पर देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि इंडिया की तरफ से मून पे कौन कौन से मिशन भेजे गए थे। तो चंद्रयान 1 जो है 2008 में भेजा गया, चंद्रयान 2 2019 में भेजा गया, चंद्रयान 3 जिसको कि आप सभी लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने लाइव देखा होगा, बहुत ही प्राउड मोमेंट था। इसको लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, लैंड हुआ था 23 अगस्त 2023 को।
यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मून होता है इनके अलग अलग फेजेस होते हैं। जब आपको पूरा ही ये डार्क दिखाई देता है तो न्यू मून होता है उस टाइम पे, फिर धीरे धीरे ये पूरा आपको दिखने लगता है और एक बार यहाँ पे आता है फुल मून, उसके बाद फिर से ये धीरे धीरे ग्रेजुअली फेड होना स्टार्ट होता है। तो इस तरीके के इनके फेजेस होते हैं। यहाँ पे आपको एक चीज याद रखना है कि क्यूपर बेल्ट आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो नेपच्यून प्लैनेट के बाद आपको क्यूपर बेल्ट देखने को मिलेगा। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, लेकिन नेपच्यून प्लैनेट के बाद आपको देखने को मिलेगा क्यूपर बेल्ट। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कोई प्लैनेट है, इसका ऑर्बिट है, तो ये प्लैनेट नहीं है, ये प्लूटो जो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है। ये है नेपच्यून और इसी के बाद आपको देखने को मिलता है क्यूपर बेल्ट। इसके अलावा आपको कुछ ड्वार्फ प्लैनेट के नाम याद रखने हैं। एग्जाम में नाम दे देगा और पूछेगा कि इसमें से कौन सा प्लैनेट है कौन सा नहीं है, तो आप वहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। इस वजह से याद रखिएगा कि सीरस, प्लूटो, एरिस, ह्यूमिया, मेकमेक ये सारे ड्वार्फ प्लैनेट हैं। यहाँ पे मैंने अलग से इमेज लगाया है कि कौन कौन से प्लैनेट हैं और उनके कौन कौन से सैटेलाइट हैं। सैटेलाइट अगर नेचुरल है तो उसी को मून कहा जाता है। अर्थ का सैटेलाइट हो जाएगा मून। मार्स के दो इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है फोबोस एंड डेमोस। जुपिटर का आपको याद रखना है लो, यूरोपा, गैनीमेडी एंड कैलिस्टो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके कितने सैटेलाइट्स हैं, तो 95 सैटेलाइट हैं प्रेजेंट टाइम में, पहले 92 थे। सैटर्न की अगर हम बात करें तो इसका जो सैटेलाइट है ना, आपको याद रखना है, इसका सैटेलाइट यहाँ पे हो जाएगा टाइटन। टाइटन आपको याद रखना है। इसके अलावा इनक्लाडियस और सैटर्न के टोटल 146 सैटेलाइट हैं। यूरेनस की बात करें तो इसके 28 सैटेलाइट हैं। नेपच्यून आपको याद रखना है कि इसका एक सैटेलाइट है ट्राइटन। मरकरी और वीनस के पास कोई सैटेलाइट नहीं है। यहाँ पे जो टाइटन है ये सैटर्न का सैटेलाइट है, ट्राइटन जो है ये नेपच्यून का सैटेलाइट है। तो एनडीए सीरीएस वगैरह में ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन का पीरियड, और इसको मैं आपको बता दूं कि ये एग्जैक्ट मैंने नहीं लिखा है, आपको याद करने में आसानी हो इस वजह से मैंने अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हैं। जहाँ पे हमने प्लैनेट डिटेल में डिस्कस किया है वहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं मरकरी का रोटेशन 59 डेज का इनका रोटेशन होता है। रिवोल्यूशन इनका फास्टेस्ट होता है, इसी वजह से यहाँ पे जो एक ईयर होता है वो सबसे छोटा होता है। वीनस का रोटेशन 243 डेज का होगा और रिवोल्यूशन 225 डेज का। मार्स की अगर हम बात करें तो इनका रोटेशन पीरियड होता है लगभग 25 आवर्स। एग्जैक्ट अगर हम देखें तो 24.6 आवर्स इनका रोटेशन होता है। रिवोल्यूशन होता है 687 डेज। अर्थ का आप सबको पता है। जुपिटर का आपको याद रखना है कि फास्टेस्ट रोटेशन, इनका फास्टेस्ट रिवोल्यूशन है, इनका फास्टेस्ट रोटेशन है। रिवोल्यूशन 11 ईयर्स 11 मंथ। इसके अलावा इसका भी आप देख सकते हैं, वैल्यूज़ यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट हैं। ये थी आज की क्लास सोलर सिस्टम पर। एक एक चीज़ें हमने यहाँ पे डिटेल में डिस्कस की हैं। बहुत सारे इमेजेस के थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो कमेंट में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक अच्छे से देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।